जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, मेरे साथ मुस्कुरा दिल को जीत प्यार से, मेरे साथ मुस्कुरा दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ हैं लखनऊ के प्रसिद्ध कलाकार हमारे बोस साहब हैं, प्रभात बोस जी। चलिए आपको मिलाते हैं प्रभात बोस जी से और उनसे जानकारी लेते हैं थिएटर के रंगमंच के बारे में। नमस्कार प्रभात जी। नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतने सालों से लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में दर्शक जानना चाहता है। बरुआ साहब, हाँ। मैंने रंगमंच का सफर शुरू किया था, मुझे अब भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं अपने फादर के साथ और मदर के साथ बैजू बाबरा देखने गया था। अच्छा, भारत भूषण वाली पिक्चर में। जी 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 जी। तो उसको जब मैंने देखा तो उसके सीन को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने फादर से कहा कि क्या मैं एक दिन ऐसे भारत भूषण की तरह एक्टिंग कर सकूंगा। तो हमसे हंस के कहने लगे कि कहाँ तुम एक मिडिल क्लास फैमिली के और कहाँ वो फिल्म एक्टर, हाँ तुम वहां तक जाओगे कैसे। तो हमने कहा कि देखिए, अगर मुझे मेरा रुझान है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। और यही करते करते फिर मैंने 1970 में मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। कहाँ पे? ये लखनऊ फिल्म इंस्टीट्यूट। हाँ, चालू गजानन जागीरदार। गजानन जागीरदार। अच्छा अच्छा, उसमें आपने किया था। उसके बाद फिर वहां से मैं गया उनके पास, ब्राह्मण काजी साहब के पास, NSG में जो डायरेक्टर रह चुके हैं NSG के। और वहां से मैंने शिक्षा ली थी। और यहाँ से भी मिस्टर गजानन जागीरदार वो प्रिंसिपल। हाँ, वही थे, गजानन जागीरदार थे और वही सिखा रहे थे। मिस्टर राज बिसारिया भी थे, पद्मश्री राज बिसारिया, वो भी थे वहाँ। और आपके सुभाष घई जो फिल्म डायरेक्टर, उनकी बहन वो एक्टिंग क्लास लेती थी। लेकिन हमारा ज़्यादातर रुझान जो था वो एक्टिंग में तो था ही था, लेकिन डायरेक्शन में हमारा ध्यान ज़्यादा था। तो सुभाष घई की सिस्टर किरण घई, उन्होंने मुझको उधर उस लाइन पर वो किया, प्रोत्साहन दिया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ पर भी जाकर इतना टफ कंपटीशन था बरुआ साहब की, वहाँ पर भी 2 लाइन थे, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। तो मुझे जब ये पूछा गया मुझसे कि आप कौन से लाइन पे जाना चाहोगे, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा कि मैं ट्रेजेडी पे स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा ठीक है। तब उन्होंने ब्राह्मण काजी साहब से हमारा कांटेक्ट करवाया था और मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। अब वो मरहूम हो गए लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं मुझे हमेशा याद रही। और मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि मुझे एक ट्रेजेडी डायरेक्शन में जब मैं फाइनल इम्तिहान देने गया तो उनके हाथ से मुझे 83 आउट ऑफ 100 मिला। बहुत तो हमने एक दिल में खुशी भी हुई, एक दिल में बहुत खुशी हुई कि उनके हाथ से मैंने एक सम्मान प्राप्त किया। और उसके बाद मेरा रंग सफर स्टार्ट हुआ और रंग सफर स्टार्ट करके मैंने सबसे पहला नाटक किया था अंडर सेक्रेटरी रमेश मेहता का नाटक है, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। उसके बाद वहां से मैंने दौर शुरू किया और शुरू करके फिर मैं आधे अधूरे मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, वो सब मैंने किया।
लेकिन उसको करने के बाद भी मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैं कोई ऐसा अचीवमेंट करूं जिससे कि इंडिया लेवल पर मेरा नाम हो जाए। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद लखनऊ में यहाँ संस्कृति निर्देशालय में कई बार मैंने फॉर्म भरा कि मुझे वित्तीय सहयोग चाहिए ताकि नाटक के लिए, और यकीन जानिए बरुआ साहब, आपको बताने में मुझे जरा सा भी हेजिटेशन फील नहीं हो रहा कि मैंने जब इस थिएटर को स्टार्ट किया, जब मैं वहाँ से कोर्स करके आया तो मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो बॉम्बे में हैं इस वक्त, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बॉम्बे में आइए, हम लोग वहाँ पे लाइसेंस लेके और काम शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बॉम्बे में मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, और उस समय मुझे बॉम्बे में अगर मैं जाता तो मुझे कहीं ना कहीं रहना पड़ता और रह के स्ट्रगल करना पड़ता, जाना पड़ता लोगों के पास। तो मैं वहाँ से लौट कर आया और मैंने 1977 15 अप्रैल में इस संस्था का निर्माण किया। क्या नाम था संस्था का? आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के नाम से मैंने वो। तो आपने जो अपनी संस्था शुरू की उसका नाम क्या रखा था? आकांक्षा थिएटर आर्ट्स। लोगों ने मुझसे कई बार पूछा भी कि आकांक्षा आपने नाम क्यों रखा? तो मैंने कहा कि इसके पीछे एक लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर आकांक्षा थिएटर्स में जो भी कलाकार अपने मन में ये आकांक्षा लेकर आएगा कि उसे कुछ रंगमंच की दिशा में या फिल्म या टेलीविज़न सीरियल्स की दिशा में अगर कुछ सीखना होगा तो वो उस पर्पस को अपने साथ लेकर मेरे पास आएगा, और मैं उसे जो भी मैंने अपने बड़े बड़े गुरुजनों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, मैं अपनी सारी विद्या उन लोगों को दूंगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने ये संस्था खोला उस समय मेरे पास संस्था चलाने का कोई साधन नहीं था। आप यूं समझिए कि 350 रुपए किराया था रविंद्रालय मंच का, रविंद्रालय बड़े हॉल का। उस समय मैंने बड़े हॉल में शो किए थे और अंडर सेक्रेटरी मैंने पहला शो किया। तो आपने संस्था से जो शुरू किया वो किस सन में शुरू किया आपने? 1977 में संस्था बन गई। 15 अप्रैल में मैंने पहला शो इसका किया। अंडर सेक्रेटरी पहला शो मैंने किया था। तो आपने किन किन निर्देशकों के साथ काम किया शुरुआत में? मैंने मिस्टर आपके ये पद्मश्री राज बिसारिया साहब, अच्छा, उनके साथ किया। पुनीत सोना साहब जो भारतीय नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर रह चुके थे, उनके साथ काम किया। विनय श्रीवास्तव जी के साथ भी काम किया मैंने, संकेत के डायरेक्टर हैं वो, उनके साथ भी किया। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा एक अचीवमेंट था कि जब मैंने इस संस्था को खोला था उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, और शो करने के लिए मुझे 10-10, 20-20 रुपए के इंतजाम करने के लिए, डोनेशन के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता था। तो यहाँ तक कि मैंने अपने घर के सोफा सेट, अपने घर का डाइनिंग टेबल, अपने घर का सब कुछ ले जाके सेट पे लगाते थे। नहीं, सब बेच दिया। बेच के मैंने अपना प्रोडक्शन खड़ा किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 43 साल लगभग हो गए, 43-44 साल हो रहा है। तो 43 साल के दौर में, उस दौर में मेरे पास कुछ नहीं था, और आज भगवान के और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास आज आकांक्षा थिएटर आर्ट्स में सेट पूरा, मेरे पास कम से कम 4.5 लाख रुपए का सेट है। और मेरे पास साउंड सिस्टम की बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो भी आपने कलेक्शन में कर लिया। आहूजा का साउंड सिस्टम मैंने पूरा खरीदा, पूरा लाइट एंड सेट, पूरा लाइट सेट सब कुछ मैंने खरीदा। खरीद के आज इतना हो गया मेरे पास। माँ तो नहीं रही मेरी, 85 दिसंबर में उनकी डेथ हो गई, लेकिन मैंने कई जेवर उनके
मगर आपने शो को जारी रखा, शो मस्ट गो ऑन। मगर उनकी आशीर्वाद से आज आप सक्षम है और इस समय आपका लखनऊ में नाम भी है। तो उसके बाद आपने कई संस्थाओं के साथ आपने महोत्सव भी कराए हैं। जी हाँ। महोत्सव कब से शुरू कर दिया फिर आपने? महोत्सव मैंने 2000 से स्टार्ट किया था और मैंने जो अभी किस तक जारी है? वो अभी 7th ऑल इंडिया अब की बार मैंने पिछली बार मैंने किया था और उषा गांगुली लखनऊ कलकत्ते की कलकत्ता की उषा गांगुली नाटक लेके आई, वो भी लेके आई। एक दिन मुझे बरुआ साहब बहुत खुशी हुई थी कि एक दिन मैंने उनका प्ले देखा था रुदाली। हाँ, वो गन्ना संस्थान में हुआ। तो मैं वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर जो थे आपके मिस्टर राज बिसारिया, उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि बोस तुम वहां तक पहुंचने में तुमको बड़ी परेशानी होगी क्योंकि ये काफी कमर्शियल टाइप की लेडी हैं और बहुत पैसा लेकर काम करती हैं। लेकिन मेरे पास सीमित संसाधन था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उषा गांगुली को एक दिन डायरेक्टली अपने बुला के इसी सोफे में इसी कमरे में मैं उनको बैठा लूंगा। और वो सपना मेरा एक दिन साकार हो गया कि बनारस के मिस्टर गौतम चटर्जी हैं, आप शायद जानते भी होंगे, वहाँ भी नाट्य संस्थाएं कंपटीशन करती थी, गोकुल आर्ट्स थी। जी मैं वहाँ कई बार गया हूँ। तो उनसे मेरा परिचय हुआ। वो स्वतंत्र भारत के लीडिंग पत्रकार थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप उषा गांगुली जी को बुलाइए और नादिरा बब्बर को आप बुलाइए, तो मैं आपको उनका एड्रेस देता हूँ और उनसे कह दूंगा आप उनके साथ मिलकर काम करिए तो अब अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक स्टेबिलिटी जो होती वो स्टेबिलिटी मुझे जब नहीं मिल रही थी तो मैंने संस्कृति विभाग को लिखा कि मुझे कम से कम थोड़ा बहुत वित्तीय सहयोग अगर मिल जाए तो मैं आगे और आगे कुछ कर सकता हूँ। लेकिन 7 बार 8 बार जब मैंने फॉर्म भरा और भर के मैंने ग्रांट के लिए मैंने लिखा, लेकिन जब नहीं मिला तब मैंने एक एंकर थे मेरे यहाँ इरशाद राही साहब, मैंने उनसे कहा कि यार क्या बताऊं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है यार, और मैं कितनी बार यार ग्रांट के लिए लिख चुका हूं लेकिन मुझे ग्रांट नहीं मिलता। तो कहने लगे कोई बात नहीं। उस वक्त शंकर दत्त ओझा थे डायरेक्टर में यहाँ कल्चर, IAS थे वो, डायरेक्टर भी थे। तो उनको मैंने बुला के तब उन्होंने हमारी बात जब सुनी वहाँ माइक पर, हमने बोला कि हम इस तरीके से बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन मुझे कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे 1988 में 88-89 में मुझे उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत उन्होंने मुझे वित्तीय सहयोग दिया। उसके बाद फिर जो रंग सफर शुरू हुआ तो मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा ही नहीं, चलता रहा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बरुआ साहब कि मैंने उन दिनों जो नाटक किए, मैं लिखता चला जा रहा था कि मैंने ये नाटक किया और आज आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने अभी 15 तारीख को एक फंक्शन कर दिया। अर्थदोष एल्बर कामू का लिखा हुआ मूल नाट्य रचना उन्हीं की थी और शरद चंद्र का रूपांतरित प्ले था, वो मैंने किया और 999 प्रस्तुति मैंने दे दी ऑल ओवर इंडिया में। मैंने 999 प्रस्तुतियां मैंने आकांक्षा थिएटर आर्ट्स से किया है। बहुत। तो आपने डायरेक्शन में भी, अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन भी तो किया आपने? जी। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जब मैं बीच में दिल्ली में गया शो करने के लिए श्री राम सेंटर बड़े हॉल में। कौन सा नाटक लेके? एक और द्रोणाचार्य। तो उसमें मैंने उस वक्त NSD के डायरेक्टर हुआ करते थे इब्राहिम अलकाजी साहब, मैंने अलकाजी साहब को बुलाया तो वो आए भी मेरा शो देखने। तो उस समय देवेंद्र अंकुर भी तो थे उस समय? जी, देवेंद्र राज अंकुर भी थे वहाँ और वो भी थे राम गोपाल बजाज, सॉरी, वो भी थे।
तो उन लोगों के बीच में एक प्रस्तुति को करना बहुत बड़ी बात। हाँ, तो जब मैं सर उनको बुलाने गया, हाँ। तब वो मतलब वहाँ के डायरेक्टर थे, तो उनके पास मैं जब गया तो उन्होंने मुझसे मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया और वो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहा। उसको मैंने दूसरे वे में लिया। उन्होंने सिंपल वे में मुझे कहा, लेकिन मैंने उसको दूसरे वे में लिया कि ये एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है ये NSD के 3rd ईयर में चल रहा है मिस्टर बोस, और आपने इसमें ट्रेजेडी में स्पेशलाइजेशन किया है, इसलिए आप जरा ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा बिल्कुल सर, कोशिश तो यही करूंगा कि मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि आप आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब मैंने उनसे नाटक से पहले की बातचीत हो रही? जी। और जब मैंने देखा नाटक, उन्होंने देखा, उसके बाद वो देखा और देख के वो वहां पर सीट पर बैठकर जब रोने लगे, तो रो के जब आखिरी सीन मैंने जब दर्शाया उनके सामने, तो वो रोने लगे। रो के हमसे जब मंच खत्म हो गया प्ले, तो वो मंच पर आए, तो उसमें मेरी वाइफ भी मेरे साथ मेरी भूमिका मतलब। तो प्रिंसिपल वाला की अध्यापक वाला रोल आप कर रहे थे? मैं वो वाला रोल कर रहा था, द्रोणाचार्य वाला रोल, मेन लीडिंग कैरेक्टर कर रहा था मैं, और कृपी का रोल जो था वो मेरी वाइफ कर रही थी। तो वो इतना भाव विभोर हो गया उसको देखकर कि हमसे कहने लगे, यार साले तुम रोते बहुत हो यार, तुमसे अच्छा तो तुम्हारी वाइफ। हमने कहा कि सर मेरे लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद हो गया कि आपके आंखों से आज आंसू टपक ही गए। तो कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तब तो ये तो पहचानते नहीं थे, हम तो जानते थे उनको अच्छी तरीके से। तो हमने फिर इनसे कहा, अपनी वाइफ से, हमने कहा पैर छू लीजिए, ये इब्राहिम अलकाजी साहब बहुत विख्यात थिएटर के ये सम्राट हैं एक तरीके से, इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए। तो इन्होंने भी पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मेरा मतलब फिर भी मुझे लगा कि मैं अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ भाई। चाहे कितनी उम्र हो जाए, सीखना तो लगातार रहेगा। हाँ, अरे आपका संघर्ष और आपने थिएटर को दिया है जी तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को संभालना, सब कुछ करने के बाद भी आप थिएटर को आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत आपको शुक्रगुजार हैं आपके। और इसके बाद फिर आपने नाटक अपना नहीं कर रहे कि और ऑर्गेनाइज कर रहे खाली? नहीं, फिर मैंने नाटक ऑर्गेनाइज किया। और बाहर की संस्थाओं बुला के मैंने ये सोचा कि थिएटर की दुनिया में कुछ ऐसा कर लो जिससे कि आने वाली पीढ़ी को मुझसे मेरे किए हुए कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत सही बात है, यही सोच होनी चाहिए कलाकारों की। तब मैंने एक प्ले उठाया था, अपने गुरुजी का लिखा हुआ था, वो गिरीश कर्नाड साहब का तुगलक। अरे मैंने उसको बड़ा नाटक था वो। आपने कहाँ मंचन किया है? वो हमने सन गॉडगे में किया था। और उसके सेट के लिए जब मैंने लिखा उनको उसमें यूट्यूब में, उसमें गूगल पे, तो उन्होंने मुझे सेट का डिजाइन भेजा था। किन्होंने? अलकासी जी ने? अलकासी साहब ने। तब मैंने वही सेट बनवाया, और वो सेट 1,90,000 रुपए का सेट। जी हाँ, उसका अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने जो राजमहल का पूरा सेट लगा दिया। और सेट लगाने के बाद स्पॉन्सर किया किसी ने? जी नहीं, वो मैंने ही बहुत उसको वो किया। इसे कहते हैं शो मस्ट गो ऑन है। तो उसमें क्या आपने रोल भी किया तुगलक में? नहीं, तुगलक में रोल नहीं। आपकी मिसेस ने किया उसमें? हाँ, मिसेस ने किया था उसमें। उसमें आपने डायरेक्शन किया तुगलक? उसका डायरेक्शन मैंने देखा था, मैंने किया उसका डायरेक्शन। उसके क्या शो किए? और तुगलक के 2 शो मैंने किए थे, और दोनों शो मेरे, हर शो में मुझे मतलब लोगों ने कहा कि दादा, अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भव्यता दिखाया जिसने, वो थे आपके संजय लीला भंसाली। एक आप, और दूसरे थिएटर के संजय लीला भंसाली अब आप ही हैं। तो हमने कहा नहीं भाई। अब भी कोई ऐसा नाटक करना चाहते जो आपने अभी नहीं किया, आपकी तमन्ना है कि आप
इस तरह के नाटक और अच्छा करने का? जी हाँ, मैं कल मेरी बेटी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि पापा आप इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आपने काम किए हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस दिए हैं, अब आप अगर कोई हल्का प्ले उठा लेते हैं तो उसमें आपकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो छवि धूमिल होती है। इसलिए अब आप ऐसा प्ले करिए जो कम से कम एनएसडी के अंदर हम करेंगे जाके। तो हमको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम एनएसडी में जाके करेंगे, और हमने इससे कहा भी, हमने कहा कि हम करेंगे ज़रूर एनएसडी में, और दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम गोवा, वहाँ पर भी मैं करूँगा। मैं नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट हर कोई उठा नहीं पाता। सोचते हैं आजकल जो नए नए राइटर आ रहे हैं उनका लिखा हुआ नाटक लोग कर रहे हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात है जो आप तुगलक ऐसे नाटक को। वैसे आपके जहन में कौन सा है जो आप उठाना चाहते हैं? मैंने उसके बाद मैंने किया था दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मेरा था बली, वो भी गिरीश कर्नाड साहब का ही लिखा। नहीं, अब जो करने जा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि यार ये बड़ा सा शो करें, तो उसका कोई नाम आपने सोचा है, कौन सा करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी हमने सोचा तो नहीं, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि कोई स्क्रिप्ट मुझे अच्छी मिल जाए जिससे कि मैं उसको अपने भव्य रूप से कर सकूं, एक भव्यता दे सकूं, और कुछ नया, मतलब वही बॉक्स सेट लगाना और वही सेट लगा के वही 1.5 घंटे 2 घंटे का प्ले करना, और पब्लिक के बीच में जाकर थोड़ा सा, जहाँ तक मैं समझता हूँ बरुआ साहब की, एक एक्टर को डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग, और एक्टिंग के साथ साथ सेट परिकल्पना, और सेट परिकल्पना के साथ साथ रंग दीपन जो प्रकाश परिकल्पना, और साथ में साउंड सिस्टम इतना फास्ट होना चाहिए, इतना, मतलब हमने जो सीखा है उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उस कंपटीशन को बीट करके आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक नया अनुभव मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन वो अभी मैं अंदर से उत्साहित हूँ, लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को अपने संस्था के साथ, अपने संस्था के बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं प्रोग्राम कर सकूं और दे सकूं। और जबकि आपको मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि 4 स्टेट के गवर्नर ने मुझे कला रत्न और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया। इसके बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। तो आप कोई ऐसी वो करना चाहते हैं कि आपने तो थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से किया, तो क्या फिल्मों में भी आपने काम करने की रुचि रखी या नहीं गए आप? जी नहीं, मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि थिएटर ने आपको नहीं छोड़ा। किसी थिएटर ने नहीं छोड़ा, वो तो एक अलग फैक्टर है कि थिएटर ने मुझे नहीं छोड़ा और ना मैंने थिएटर को छोड़ा। लेकिन मैंने ये देखा कि लखनऊ में थिएटर की दुनिया में रहकर मैं जब फिल्म में गया तो मेरे सामने लखनऊ दूरदर्शन बना। ये पहला दूरदर्शन लखनऊ का स्टार्ट मीराबाई रोड पे जब था। ये 76 की बात है, 76-77 में। तो जब मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने, तो करीब उस वक्त जो प्रोड्यूसर थी वहाँ लखनऊ दूरदर्शन की, वो थी सभा जयदी। उसके बाद ही वो दिल्ली में चली गई। तो उन्होंने मेरा 1 घंटे तक इंटरव्यू लिया। 1 घंटे तक इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर बोस, मैं आपको क्वालिफाई करके यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन उसके बाद पता नहीं रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मालूम हुआ कुमुद नागर के किसी कैंडिडेट का हो गया, आपका नहीं हुआ। अब तो नहीं, स्वाभाविक है कि शोज के बिना अपने ही आदमी को रखो, बाहर वाले जो घटाओ। ये हमेशा रहा है। उसके बाद फिर मैंने 12 बार ऑडिशन दिया लखनऊ दूरदर्शन में, लेकिन 12हों बार मुझे फेल कर दिया गया। ये मेरे लिए बड़ा दुख का विषय था कि मुझे कोई ग्रेड नहीं दिया, ना मुझको वहाँ चांस मिला। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसा एक शो लॉन्च किया रविंद्रालय बड़े हॉल पे, जिसमें मैंने कुमुद नागर जी को खास तौर से बुला के मैंने उसमें कुमुद नागर साहब के सामने मैंने उससे कहा, मतलब पब्लिक से, पूरे हॉल के बीच में मैंने कहा कि लखनऊ दूरदर्शन के कैमरे से
जिन टैलेंट्स को घसीट कर अलग कर दिया जाता है, ऑल इंडिया रेडियो के माइक के दायरे से जिन कलाकारों को हटा दिया जाता है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उन टैलेंटेड आर्टिस्टों को आकांक्षा थिएटर के इस मंच पर आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस मंच से वो मुझसे चाहते थे वो मैं उनको दे सकूं, इस पर्पस को लेकर मैं आज आपके सामने ये प्रस्तुति रख रहा हूँ। और उनके सामने मैंने रमेश मेहता का ही प्ले किया था, जमाना, उसको मैंने प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद फिर लोगों ने कहा दादा आप कुछ ऐसा करिए जिसमें कुछ और दिखाया जा सके, कि आपको सेट के बारे में भी काफ़ी कुछ। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर मैंने एक प्ले किया था मजबूरियाँ। ये कौन राइटर से? ये हेमंत राज के राइटर। और तब 85 की बात है कि, और शुरू से मेरे नाट्य संस्था में जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, वो थे सेठ रमन लाल अग्रवाल, कन्हैया लाल प्रयागदास जो नजीराबाद में है, वो इसके प्रेसिडेंट। तो तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वो कई बार मुझसे कहते थे कि बोस शादी क्यों नहीं करते हो। तो हमने कहा शादी करेंगे तो अगर वो मेरे विचारधारा से अलग हुई तो फिर मेरा थिएटर भी बंद हो जाएगा। तो मुझे क्या खाना पीना बंद हो जाएगा? खाना पीना भी बंद हो जाएगा। वो बस हम लोग कैसे जी कर रहे हैं थिएटर, हम ही लोग जानते हैं। माँ ने तो बर्दाश्त कर लिया, फादर ने भी, लेकिन बहू इस बात को वो इग्नोर नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा तो फिर एक ऐसा प्ले कोई उठाओ। तो हमने मजबूरियां प्ले उठाया, उसमें डबल सेट मैंने लगा दिया रविंद्रालय में, दुमंडला सेट मेरा। लेकिन वो उसमें भी एक जो वो राज कपूर का बंगलो जैसे दिखाया कि दोनों इधर से सीढ़ी, इधर से सीढ़ी, और उस सीढ़ियों के बगल में मुझे शेर का वो चाहिए था मुखौटा सामने। तब मैंने वो शकील सेट जो लखनऊ में उनके फादर थे, उन्होंने सेट लगाया था मेरा। तो उन्होंने हमसे कहा कि दादा आप इसमें क्या चाहते हैं। तो हमने कहा इसमें हम ये चाहते हैं कि आप कहीं से भी शेर लेकर आइए। तो कहने लगे कि वो भूसा भरा हुआ शेर काम आएगा। हमने कहा हाँ वही। तो फिर वो शेर दोनों तरफ वो शेर लगाया। अच्छा, इधर उधर राइट एंड लेफ्ट। और उसके बाद फिर मैंने उसमें किया। तो उन्होंने हमसे कहा, रमन लाल जी ने जब रिहर्सल चल रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि दादा अब तो शादी कर लो। तो हमने कहा किससे कर लूँ। तो कहने लगे ये बहुत खूबसूरत है, ये तुम्हारी जो हीरोइन नसीम का रोल कर रही है, इसी से कर लो। तो हमने कहा कि अब मैं एक डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर इसको मैं कैसे कहूँ साहब, ये तो मेरे लिए बहुत धर्म संकट हो जाएगा। तो कहने लगे यार आप इतने बड़े डायरेक्टर हो, इतने बड़े आर्टिस्ट हो, आप यार उनके सामने कुछ ऐसा करो जिससे उनको पता लग जाए कि आप उनको चाहते हो। तो हमने कहा ठीक है। तो उसमें मेरा एक सीन ये था कि नसीम मैं एक प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था, वो दिखा रहा था मैं उसमें, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मैं जा रहा था शहर छोड़कर। तो उस वक्त जब मैं नसीम से कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा अब यहाँ से और शायद दोबारा लौट कर आना कभी होगा नहीं, तो उस वक्त मैंने उनको ये दर्शाने की कोशिश की कि मैं कैसे आपको चाहता हूं। तब मैंने वहां पर रीडिंग टेबल के ऊपर ब्लेड रखा हुआ था, तो ब्लेड से मैंने हाथ काट दिया ओरिजिनल। और उसमें जब ब्लीडिंग होने लगा तब उन्होंने, उसमें डायलॉग था मेरा कि नसीम मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी भूल नहीं सकूंगा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इस ब्लड में समा गई। तो वो हीरोइन आज आपके सामने है जो मेरी वाइफ थी। तो उसी से क्या आपने मांग भर दी थी क्या? नहीं मैंने मांग नहीं भरी, लेकिन ये समझ गई कि मिस्टर बोस जो हैं वो हमें चाहते बहुत हैं।
उसके बाद बात आगे बढ़ी तो फिर शादी हो गई, बैंड बाजे के साथ हुई शादी, और फिर वो आपके सामने आज बैठी भी है। मैं थिएटर करते करते आपने पटा दिया, एक तरह से कहा जाए। चलिए, ये किस सन में शादी की आपने? उसी बार 85 में ये शो हुआ, और 5 दिसंबर में मेरी मदर खत्म हो गई। तो ये तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि एक साल तक किसी के नहीं शादी शादी डेथ हो जाती तो थोड़ा सा तो 1986 में मैंने इनसे शादी की, अर्चना जी से, और उसके बाद फिर हम लोग दोनों मतलब आगे बढ़े। और तो अर्चना जी भी आप ही की कास्ट की हैं? नहीं, वो सिंह है, वो ठाकुर फैमिली से हैं। तो उनके माँ बाप मान गए थे? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत संघर्ष तो मैंने किया। डायरेक्टर है, संघर्ष कैसे नहीं करेंगे? संघर्ष किया, और अंतोगत्वा उनकी माँ को मानना पड़ा, और आखिर में वो शादी हुई, और अच्छी तरह हुई, दोनों पार्टी राजी हो गई। लेकिन उस शादी को देखने के लिए मेरी माँ तब नहीं, फादर थे। तो उन्होंने आप लोगों को दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद संघर्ष की यात्रा, थिएटर की यात्रा सब चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ यादें हो आपके जहन में कि उस समय कितना संघर्ष में थिएटर में रहता था, अब क्या संघर्ष है? उसके बाद फिर जब मेरी लड़की हुई पहली 1987 में, अच्छा, ये मेरी बड़ी बेटी, हाँ, तो मैंने ये सोचा कि इसको भी मैं थिएटर की दुनिया में लाऊंगा। तो मैं ये 5 साल की जब हुई, छोटी सी थी, लेकिन मैंने इसको राजेंद्र कुमार शर्मा की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, पर्दा उठने से पहले, उसमें मैंने इसको पहला चांस दिया। दूसरी बेटी जब हुई, जब दूसरी बेटी हुई तो हमने कहा भाई इसके लिए भी, इसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाओ। तो उसको भी फिर आगे बढ़ाया। तो उसने एक प्ले किया मेरे साथ, वो था डाकघर, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखी हुई, अच्छा मैंने किया। तो आपने हिंदी के अलावा बंगला भी कभी किया? हाँ, बंगला एक प्ले किया था मैंने, भूतेर मोके राम नाम। ये आपका बंगाली क्लब है, उसमें तो होता था बंगाली, बंद हो गया क्या? नहीं, अभी भी चलता है। ऑल ओवर 10th ऑल ओवर इंडिया थिएटर कंपटीशन, बंगाली ड्रामा, प्रकाश घोष मेमोरियल ड्रामा कंपटीशन, उसमें भी मैंने किया। तो अब भी है कि बंद हो गया? नहीं, वो चल रहा है, हर साल होता है अभी, मतलब कंटिन्यू है अभी बंगला। ताकि बंगला थिएटर भी मरना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी संस्था से कभी बंगला नाटक किया? आप हमेशा से? जी नहीं, हमने अपनी संस्था से किया था वो पोड़ा कौपाली, वो जो आपने कहा नहीं कि वो आपके साथ एक कोई मिस्टर विश्वास दा है, हाँ, उनके डायरेक्शन में फिर वो प्ले मैंने पोड़ा कौपाली करवाया। अच्छा। और अपने ही संस्था से मैंने उसको करवाया था। तो आपके थिएटर ग्रुप में बंगाली कलाकार हैं वैसे, कि अब सब हिंदू हैं सब? नहीं, सब अब मतलब फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि उसके बाद फिर मैंने एक शो लॉन्च किया था बड़े रविंद्रालय में। उसमें मैंने गवर्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब को बुलवाया। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि बोस जी आप दिल्ली में क्यों नहीं अप्लाई करते? तो हमने कहा साहब हम दिल्ली में किसी को पहचानते ही नहीं। कहीं नहीं, आप अप्लाई करिए, प्रयास करिए, जिस तरह आपने लखनऊ में हासिल किया उसी तरह आपको दिल्ली में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस वक्त ये संस्कृति मंत्रालय नहीं था, उस वक्त था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाँ। मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद कहने लगे कि लड़के कहने लगे जाइए आप वहाँ जाके कुछ सोर्स लगाइए, वरना आपको तो कोई वहाँ तो हजारों एप्लीकेशन आते हैं, आपको मिलेगा ही नहीं। तो मैं साहब दिल्ली गया। तो दिल्ली में आपको बताऊं मैं कि मैं केवल 500 रुपए लेकर दिल्ली में गया था, और 14 दिन तक मैं वही रहे। लगातार मैं जाता था शास्त्री भवन में, और शास्त्री भवन में से मुझे पास नहीं मिलता था तो मैं लौट आता था, और प्लेटफॉर्म में मैं सोता था। मुझे याद है वो टाइम में, तब तो ट्रेन की यात्रा भी सस्ती थी। हाँ, 182 रुपए टिकट था, और वो सब खर्च हो गया था, तो मेरे पास कुछ भी पैसा भी नहीं था।
तो इस तरह के भी आपने समय देखा थिएटर के लिए? तो मैंने नल का पानी पीकर, मैं रोज पैदल पैदल जाता था शास्त्री भवन और लाइन में लगता था। तो वहां पर 14 दिन के बाद एक सज्जन मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है, आप यहाँ पर रोज क्यों आते हैं? तो हमने कहा सर इस तरीके से मुझे ग्रांट के लिए मैं आता हूँ। तो कहने लगे कि देखिए ग्रांट तो मिल नहीं सकता क्योंकि हर्षद मेहता का इतना बड़ा घोटाला हो गया है उस समय, और उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे अध्यक्ष योजना आयोग के, उन्होंने सब डंप कर दिया। और भास्कर घोष हैं आपके सेक्रेटरी में उसके कल्चर के, तो आप उनके पास अगर आप कहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ और आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पे भेजिए राष्ट्रपति साहब के पास, तो वहाँ से मैं कुछ आप देख सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ग्रांट जब मेरा हुआ, वो जो सज्जन थे मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगा, मिस्टर जगदेव सिंह कादियान, वो उन्होंने मुझको अंदर भेजा और भेजने के बाद मैंने वहाँ जाके मैं भास्कर घोष साहब के सामने मैं कुछ बोलने ही नहीं पाया और बस मैं रोने लगा उनके सामने। तो उसके बाद फिर 1992 में मुझे दिल्ली से अप्रूवल मिला और वो उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि ये तो प्रोडक्शन ग्रांट है, एक ही नाटक करो और उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद हमारे फिर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर संघर्ष करिए दूसरे प्ले के लिए। तो फिर उस बीच हमारे साथ आए थे अनीस अंसारी प्रमुख सचिव, वो यहाँ पैटर्न बने। तब उन्होंने हमसे कहा कि क्या बात है आप, तो हमने कहा साहब हमको कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि मेरे न रहने पर भी, देखिए हर आदमी को जो आया है उसे जाना तो है, वो तो कंफर्म है कि एक दिन जो इस दुनिया में आया उसे जाना है, लेकिन मेरे जाने के बाद भी ये थिएटर चलता रहेगा। तब उन्होंने वहां पर सेक्रेटरी साहब से बात करके हमारा सैलरी ग्रांट करवाया। अच्छा, जो अभी चल रहा है, जो अभी। अच्छा, इसके जैसे कि आप है, अब जब आप अगर नहीं रहेंगे तो संस्था चलाने के लिए आपने किसी को बना रखा कि इसके बाद? कि मैंने उसकी अपना वसीयत भी मैंने बना लिया और उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया मैंने यहाँ से वसीयतनामे को। उस वसीयतनामे पे मैंने लिख दिया है कि मेरे बाद मेरी वाइफ और मेरे ये दोनों बेटियां और दामाद। मगर हमने देखा कानपुर में भी काफी लोग संस्थाएं हैं जो एक डायरेक्टर बरसों से कर रहा है, वही करता चला आ रहा है, बूढ़ा हो गया तो भी कर रहा है। एक लालच उनके मन में। हमने उन क्वेश्चन कहा, हमने कहा भाई ठीक है आपने इतने एक्टर बनाए, भाई आपने 40-40 साल से नाटक कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा लड़का तैयार नहीं किया कि आपके न रहने के बाद वो निर्देशन दे सके। कोई जवाब ही नहीं मिलता। हमने कोशिश करी थी, कोई आना नहीं चाहता, वो अपना ईगो आगे लग रहा है कि हम इनके नीचे हो जाएं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हम आए हैं तो आज चले जाएंगे। तो मैं भी नाटक करता हूँ तो मैं अपने जो सीनियर लड़के, भाई तुम लोग करो, बाकी लोग पीछे हैं, जो कमी होगी बताएंगे, मगर ऐसा कोई करने नहीं चाहता। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहेंगे, और वो इसलिए कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस जो है, मैंने जो सीखा अपने गुरुओं से कि विलियम शेक्सपियर मेथड्स और स्टेनिस्लॉस्की मेथड्स, इनके मेथड्स को कोई क्लियरली बताता नहीं है किसी भी आर्टिस्ट को। वो उस सीमा तक ले जाता है जिस सीमा तक उसको जरूरत है मंच पर उतना ही बताएगा, बस उससे आगे नहीं बताएगा। लेकिन मैंने अपनी लड़की को जब उतारा, उसमें एक मंच पे जब मैंने उतारा तो हमने सोचा कि इसके दिमाग में कुछ एक ऐसा चीज हम डालेंगे जिसकी वजह से ये खुद में अपने आप में एक नई पर्सनालिटी बनकर सामने आएगी। और वो प्ले था एंटीगनी। एंटीगनी अच्छा नाटक है, वो यूनान के ऊपर था। तो पूरा सेटअप मैंने, तो क्या आपकी बेटी को भी आपने डायरेक्शन सिखाया कि उन्होंने उसको बीच बीच में काफी उसको गाइड किया कि
हमने कहा देखो इसको इस तरह करना पड़ता है, इसको इस तरह सीखना बताना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना, दुनिया भर की बातें। लेकिन वो अब भी कल भी मुझे कह रही थी कि मुझे अब भी लगता है कि मुझे अभी सीखना बाकी है। हाँ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं कुछ नहीं सीख पा रही हूँ। हमने कहा बस यूं ही समझ लो बेटा कि ये एक महासागर है और मैं तो इस जीवन में उस महासागर से सैकड़ों हजारों मोतियां हैं, मैं तो ढूंढने निकला था बेटा, लेकिन 2 ही 4 तो मिल पाए, बाकी तो मुझे मिले ही नहीं। बाकी कोशिश करके तुम ही लोग ढूंढ लेना। बहुत सही बात आपने कही, मजा आ गया आपके। चलिए, आपके साथ बहुत समय आपने हमें दिया शो मच पे, और मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूंगा। अरे सर, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना